आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्या आसाराम जी के बारे में जो तमाम चर्चाएं होती रही हैं और जो तमाम तथ्य एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं उसमें कितना सच और कितना झूठ है। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि आज हम चर्चा इस बात पर करने जा रहे हैं कि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने आसाराम जी के ऊपर आरोप लगाए, आज वो खुद आरोपों के घेरे में हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आसाराम जी के ऊपर आरोप लगाने वाले खुद ही शक के दायरे में हैं, लेकिन सच्चा कौन है और झूठा कौन ये तय कर पाना शायद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए अब उतना आसान नहीं रह गया है, हमारे तो बूते के बाहर है। लेकिन उससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, आइए आपको दिखाते हैं कि दिन भर क्या रहा। और आसाराम जी की पत्नी और उनके बेटी को तो अग्रिम जमानत मिल गई, लेकिन बाप बेटे का क्या होगा? नारायण साईं कहां गायब हैं और क्या ये उनकी अमर कथा या अमर गाथा कहीं खत्म होती दिखाई दे रही है? सबसे पहले ये रिपोर्ट। आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर अब कानून का शिकंजा कसता दिख रहा है। नारायण साईं की अग्रिम जमानत पर कोर्ट ने सुनवाई 18 अक्टूबर तक टाल दी। वहीं पुलिस ने नारायण साईं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट लेने की याचिका कोर्ट में दाखिल कर दी है। इधर नारायण साईं की सुनवाई टली तो उधर 1 महीने से ज्यादा वक्त से जेल की हवा खा रहे आसाराम से भी पुलिस ने पूछताछ की। आसाराम को पूछताछ के लिए अहमदाबाद एटीएस के दफ्तर लाया गया, जहां बलात्कार का आरोप लगाने वाली बहनें भी मौजूद थीं। पुलिस ने आसाराम के साथ ही साथ इन दोनों बहनों से भी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आसाराम और आरोप लगाने वाली बहनें आमने सामने बैठे थे। इससे पहले आसाराम ने यह भी कबूला था कि आरोप लगाने वाली दोनों महिलाओं को वो पहले से जानते थे। आसाराम ने यह भी कबूला कि वो दोनों बहनों को अच्छा वक्ता बनाना चाहते थे, लेकिन पुलिस आसाराम का पोटेंसी टेस्ट कराने में नाकाम रही। पुलिस ने आसाराम को पोटेंसी टेस्ट के लिए भेजा था, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक उन्होंने सहयोग करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से आसाराम का पोटेंसी टेस्ट नहीं हो पाया। आसाराम और नारायण साईं पर लगे बलात्कार के आरोपों की सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन जो आरोप आसाराम के पूर्व सहयोगियों ने लगाए हैं, उनके जवाब में अब आसाराम समर्थक उतर आए हैं। आसाराम समर्थकों ने दावा किया है कि आरोप लगाने वाले लोगों की नीयत ठीक नहीं है और इस बाबत उन्होंने कुछ सबूत भी पेश किए हैं। आसाराम पर आरोप लगाने वाले किस किस शख्स को लेकर ये सबूत सामने लाए गए हैं और इन दावों में है कितना दम, जानने के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश। आसाराम जी पर लगातार शिकंजा कसता चला जा रहा है। इसके बावजूद आसाराम जी हमेशा अपने लिए बचने का रास्ता भी ढूंढ लेते हैं। उनके ऊपर जो तमाम लोग हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं, उनके ऊपर खुद एक अलग तरीके का प्रचार चल रहा है कि वो भी कई आरोपों में लिप्त हैं। इस बारे में और चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पैनल मौजूद हैं। वरिष्ठ वकील रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्वामी दीपांकर हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य हरिहरन जी हमारे साथ मौजूद हैं, टीना शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में नीलम दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो कि आसाराम जी के प्रवक्ता भी हैं, और फिर अखिलेश तिवारी और अमृत प्रजापति के साथ साथ महेंद्र चावला और दिग्विजय जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जम्मू से। साथ साथ बहुत सारे छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो इस मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाएं अमृत प्रजापति, जो कि पेशे से अपने आप को वैद्य कहते हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है और साथ ही साथ उनके ऊपर नैतिक पतन का आरोप भी लगाया जा रहा है। ये तमाम आरोप कोई और नहीं बल्कि आसाराम जी के आश्रम में कार्यरत तमाम लोग लगा रहे हैं। और जिस तरीके से अखबारों में या अन्य माध्यम से उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा लगता है ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग आसाराम जी पर उंगलियां उठा रहे हैं, आज उन्हीं की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए अमृत प्रजापति पर क्या लग रहे हैं आरोप। एक चोरी करने के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली है, उस पाइप में से वो पानी ले रहे हैं, चोरी करते हैं पानी की। भाई उसको महिला वैद्य ही क्यों चाहिए? एक तो वो महिलाओं से आदी है, हमेशा एक लड़की चाहिए। अतिक्रमण, गलत जगह पे गलत तरीके से जमीन हथियाना। हिम्मतनगर का आश्रम गौशाला बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन आज तक वहां पर गौशाला बनी नहीं है और वहां पर आसाराम का भोग विलास और एकांतवास के लिए महल बनाया गया है। ये थे वो संगीन आरोप जो आसाराम के पूर्व वैद्य अमृत प्रजापति ने उनके ऊपर लगाए थे। अमृत प्रजापति ने आसाराम पर अफीम खाने का इल्जाम लगाया था और उनके आश्रमों में व्यभिचार देखने का दावा भी किया था। जब अफीम नहीं मिलता है अफीम के आदी को, तो आदमी परेशान हो जाता है।
उसको खुद को भी मालूम नहीं पड़ता है कि मुझे क्या हो रहा है। प्रवृत्ति, कॉमर्शियल प्रवृत्तियां, ये सब चूरन बनाना, ये बनाना, वो बनाना, ये सब तो होता ही है बाहर की प्रवृत्ति, बाकी तो ये दुष्कर्म ही होते हैं। लेकिन आसाराम समर्थकों की तरफ से भी अमृत प्रजापति पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आसाराम समर्थकों का कहना है कि अमृत प्रजापति के दावे झूठे और गलत हैं। आसाराम समर्थकों का दावा है कि अमृत प्रजापति ने 2008 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बुर्का पहने एक महिला मीडिया के कैमरों के सामने आई थी। इस महिला ने आरोप लगाए थे कि आसाराम ने उसका यौन उत्पीड़न किया है। आसाराम समर्थकों ने जो दस्तावेज पेश किए हैं, उनके मुताबिक जस्टिस DK त्रिवेदी कमीशन के सामने अमृत प्रजापति ने कबूला था कि बुर्का पहने जिस महिला ने आसाराम के खिलाफ बयान दिया था, वो दरअसल उनकी पत्नी थी। जो आदमी अपनी बीवी को एक बुर्खा पहना के अनजान स्त्री के रूप में रजू करके बापूजी के खिलाफ कैरेक्टर के एलिगेशन करवा सकता है, वो आदमी किस हद तक जा सकता है, ये तो पब्लिक ही सोच सकती है। जो आदमी अपनी बीवी का इस्तेमाल इस तरह कर सकता है, इस तरह वो अपनी बीवी को समाज के सामने रख सकता है, वो आदमी का कैरेक्टर क्या होगा, ये तो पब्लिक ही नक्की करेगी। अमृत प्रजापति ने आश्रम पर आरोप लगाए थे कि जब उन्होंने आश्रम को छोड़ा तो उनका बकाया पैसा नहीं दिया गया। लेकिन आसाराम की तरफ से कहा गया कि प्रजापति आश्रम में नौकरी पर नहीं थे और उन्हें नियमों का उल्लंघन करने की वजह से निकाला गया था। आश्रम के आरोप थे प्रजापति आश्रम की लैब के बजाय निजी लैब में मरीजों का इलाज कराते थे और इसका कमीशन लेते थे। अमृत प्रजापति पर यह भी आरोप लगा है कि उनके इलाज के चलते एक मरीज की मौत भी हो गई थी। आसाराम समर्थकों के मुताबिक अमृत प्रजापति पर आसाराम को धमकी भरी चिट्ठी भेजने का भी आरोप था। 2008 में आसाराम के आश्रम को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें आसाराम को जान से मारने की धमकी दी गई थी और उसमें 50 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग भी की गई थी। चिट्ठी में लिखा गया था कि अगर फिरौती नहीं पहुंचाई गई तो आसाराम और नारायण साईं को झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। दावा किया गया है कि जस्टिस DK त्रिवेदी कमीशन की जांच में अमृत वैद्य ने स्वीकार किया था कि धमकी भरी चिट्ठी में दिए गए मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर उन्हीं के थे। फैक्स से भेजे गए इस खत में आसाराम पर आरोप लगाने वाले 2 और लोगों महेंद्र चावला और राजू चांडक के नाम का भी जिक्र था। जांच के बाद अमृत प्रजापति को 3 महीने की जेल भी हुई थी। हालांकि बाद में अमृत प्रजापति को इस केस में जमानत मिल गई थी। दिल्ली से तेजश्री जोशी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो ये वो तमाम आरोप हैं जो अमृत प्रजापति पर लगाए जा रहे हैं, जो कि आसाराम जी के समर्थक लगा रहे हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, मिल गई थी। दिल्ली से तेजश्री जोशी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो ये वो तमाम आरोप हैं जो अमृत प्रजापति पर लगाए जा रहे हैं, जो कि आसाराम जी के समर्थक लगा रहे हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, अमृत प्रजापति जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नीलम दुबे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अखिलेश तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और दिग्विजय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जम्मू से एक पीड़ित परिवार है, जो आसाराम जी के आश्रम और उनके ऊपर खुद कई व्यक्तिगत आरोप लगा चुके हैं। तो अमृत प्रजापति जी, शुरुआत आपसे करते हैं। ऐसा क्यों है कि आपके ऊपर तमाम ये आरोप लगाए जा रहे हैं और इसमें से कुछ में तो आपको सजा भी मिल चुकी है? अरे ये तो अरे आसाराम ने और अपना जो क्या बोलते हैं उसको पाखंड को ढकने के लिए क्या करेगा, वो यही करेगा ना, दूसरों को बस कुछ ना कुछ आरोप लगाते जाओ, क्योंकि उनके पास तो पूरा का पूरा मीडिया है, पूरा का पूरा उनका ऋषि प्रसाद है, पूरा का पूरा उनका मंच के सामने हजारों लोग बैठते हैं, तो उन्होंने उस समय ये आरोप लगा दिए। दूसरा जो बोल रहे हैं कि जेल हुई थी, अरे एक रिपोर्ट तो लाओ, जेल का जो है कुछ तो होगा ना उनके पास सबूत। एक दिन भी मैंने आज तक जेल देखी नहीं है, जेल के अंदर मैं कभी एंट्री हुआ नहीं हूँ, तो ये तो प्रूफ बताओ आप भी मीडिया वाले, जरा तो प्रूफ देखो कि भाई है कि नहीं, जेल हुई है समझ लो, तो कहाँ हुई है, कौन सी जेल में हुई है, कौन से कोर्ट के ऑर्डर से हुई है? चलिए ये मैंने देखिए, अमृत प्रजापति जी ये तमाम आरोप हैं जो कि आसाराम जी के समर्थक आपके ऊपर लगा रहे हैं और नीलम जी हमारे साथ मौजूद हैं। नीलम जी, क्या आप मानती हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं दरअसल वो उसका प्रूफ तो देखो, वो अमृत प्रजापति के चरित्र को ही धूमिल करने के लिए लगाए जा रहे हैं, ताकि आरोप लगाने वाले व्यक्ति को ही गिरा दो, आरोप अपने आप गिर जाते हैं?
हाँ। ये उल्टा बोल रहे हैं। बस आरोप लगाने वाले को चुप कर दो, कैसे भी बोलना उधर आरोप लगाने, मतलब ये आरोप लगा रहे हैं बापू पर। 40 साल से ये खेल चल रहा है, 40 साल से ये सेक्स रैकेट 40 साल से चला रहे हैं आसाराम जी। बलात्कारी महादुष्कर्मी आसाराम है। अमृत प्रजापति जी, जरा नीलम जी का जवाब तो सुन लीजिए। प्रजापति से पूछिए अपनी पत्नी का इस्तेमाल क्यों किया इन्होंने बुर्खा पहनाकर। अरे नीलम दुबे, मैं पूछ रहा हूँ, नीलम दुबे आश्रम में कितने दिन रही है, कितने दिन रही है, ये तो बताओ पहले। नीलम दुबे आश्रम में कितने दिन रही है? अमृत जी, मुझे आपके साथ पूरी सिंपैथी है। जब आपके ऑरेंज कपड़े उतर रहे थे उस सत्संग में मैं बैठी थी। अब आप खुद डेट याद कर लीजिए वो कब की तारीख थी। वो उत्तरायण शिविर था, उसमें लाखों लोग थे। आप ऑरेंज अच्छा कपड़े नीलम जी, तो उतार आप नीलम जी आप ये मानती हैं कि अमृत प्रजापति जो कुछ भी कह रहे हैं वो बदले की भावना से कह रहे हैं? मुझे सिंपैथी है। अरे यहाँ आसाराम के अभी कपड़े उतर रहे हैं तो कौन सा खराब हो गया? आपके साथ आसाराम के तो कपड़े उतर गए, लेकिन प्रजापति आपने तारीख पूछी है, हमारे शास्त्र ग्रंथों में मैंने तारीख बताई। संन्यास की दीक्षा देने की कोई हक नहीं दी गई है। अभी आप खाली अमृत प्रजापति के कोई गृहस्थी दे ही नहीं सकता। और आसाराम स्वयं गृहस्थी है, किस प्रकार से वो संन्यास की दीक्षा किसी को दे सकते हैं, सन्यासी किस प्रकार से बना सकते हैं, जबकि वो स्वयं गृहस्थी हैं। आसाराम जो है हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क करने वाले बहुत बड़े एक पापी हैं, और उन्होंने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का बेड़ा गर्क किया। आसाराम पहले निराशाराम बने, फिर हताशाराम बने, वो बतासाराम हो चुके हैं, दिन प्रतिदिन गल रहे हैं और उनको उनकी कर्मों की सजा मिल रही है। नीलम जी, इसका जवाब ये है कि वक्त बताएगा कि किसको किसकी सजा मिल रही है। थोड़ा सा इंतजार करके देख लीजिए। चलिए रेखा जी, देखिए एक बात और हरिहरन साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। रेखा जी, जिस तरीके से उस व्यक्ति के ही चरित्र पर सवाल खड़े कर दो जो आरोप लगा रहा है, तो क्या इसे एक तरह से पूरी सोच को प्रभावित करने की दिशा नहीं मानी जानी चाहिए? देखिए, ये तो बातें निकल के आएंगी। इतना बड़ा ये एक स्कैम जैसे उभर के आ रहा है। जो आरोपी है वो अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं सच्चा हूं, इस तरह की बातें, एक जैसे कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर है कि आप एक दूसरे के ऊपर अटैक करें, परंतु ये सारी बातें ट्रायल की हैं कि जो आरोप हैं वो उनके ऊपर सिद्ध होते कि नहीं होते। जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, यानी कि इस केस के अंदर ये एक सरकारी मुकदमा बन जाता है जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन जो है वो सरकार करेगी। तो सरकार को अपने केस को, अपने तथ्यों को सत्य साबित करना है कोर्ट के अंदर। भले जो आरोप लगाने वाला है, जो इसके अंदर कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, उसकी जो बैकग्राउंड है वो सच्ची है कि गलत है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ट्रायल के ऊपर। क्योंकि इस केस के अंदर तो आसाराम के ऊपर या उनके जो फैमिली है, नारायण साईं है, उनके ऊपर क्या आरोप लगे हैं उनको प्रोसिक्यूशन को साबित करना है। जो कंप्लेनेंट है उसकी क्या बैकग्राउंड है उससे कहीं पर भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए एक बात यहाँ पे और जरूर, अभी इन्होंने कहा कि अभी ये बात तय होनी है, लेकिन पहली बात यह है कि आसाराम जी ने अपने आप को पहले संत सिद्ध किया, फिर अपने आप को भगवान सिद्ध किया। भगवान शंकर कभी बन गए, कभी राम बन गए, कभी कृष्ण बन गए। पहली बात है, इन बाप बेटों के पास कोई ज्ञान नहीं है। जो हमारे शास्त्र ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस ज्ञान की चर्चा करते हैं तत्व ज्ञान की, तो सीधे उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम जो शाम ज्योतिष ददात विदो विदु, कि तुम जब भी परम गुरु के पास जाओ, संत के पास जाओ, तो उनके पास जब तुम जाओगे तो हृदय के परम अंश में निर्मल अंश रहित परमात्मा जो है, जो ज्योतियों की परम ज्योति है, उसका दीदार कराएंगे। आसाराम ने अपने किसी एक शिष्य को ऐसा कोई दीदार नहीं कराया, जबकि ये शास्त्र ग्रंथों का प्रमाण है। चलिए इसका एक जवाब, और वो एक छोटी सी बात, वो शिव बनकर जो नाच रहे हैं, ये जो है ये भरतनाट्यम कर रहे हैं। इस नाचने का मतलब क्या है? जो शिव बनते हैं, भगवान शिव ने गले में सांप लगाई, अगर आसाराम के गले में एक असली सांप हम लगा दें, उनको पता चल जाएगा कि शिव भगवान क्या होते हैं, शिव भगवान बनने का मतलब क्या होता है। चलिए और दूसरी बात, अगर आप इतने आरोप एक साथ लगा देंगे तो जवाब देना लोगों को मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश जी, जरा ये बताइए कि क्या वाकई में सर तर्कसंगत बात कही जाए कि आसाराम जी के ऊपर जिन लोगों ने आरोप लगाए उनके चरित्र को ही इस तरीके से धूमिल कर दो कि फिर वो खड़ा ही ना हो पाए? जी, पहले तो मैं दो विषय के लिए दो संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज भारत का न्यायालय ने सिद्ध कर दिया कि न्याय में कभी भावना और कोई इशू नहीं चलता है, जो सत्य। लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम